मेरे बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आप लोगों का इकोनॉमी का सेशन है और प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। ज़्यादातर प्रश्न आपके पढ़ाए हुए हैं, जो भी आपको पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड आपको ज़्यादातर प्रश्न मिलेंगे। आपको कुछ प्रश्न जो हैं वो ऐसे मिलेंगे जो आपके कॉमन सेंस पर आधारित होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आईएएस जैसे बड़े एग्ज़ाम्स में कॉमन सेंस का उपयोग भी करना पड़ता है। नॉलेज के साथ साथ कॉमन सेंस भी जो है व्यक्ति के पास होना चाहिए, तो बहुत सारे प्रश्न हल किए जा सकते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, VIFR संबंधित है, किससे संबंधित है? VIFR पहला है रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तयन से, दूसरा शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से, तीसरा है उपभोक्ता संरक्षण से, चौथा है बैंकिंग क्रियाओं के नियमन से। बताएंगे बच्चों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है कि आपका जो VIFR है ये क्या है। हालांकि VIFR का जो फुल फॉर्म होता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस आपको बताना है। अब आपके लिए काफ़ी आसान हो गया होगा कि ये आप कैसे निकाल सकते हैं आंसर को, अगर फुल फॉर्म पता है और अब आप अपना कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे तो आप बहुत आसानी से उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। और आई थिंक आप सभी ने उत्तर को प्राप्त कर लिया होगा। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शंस तो आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है ये आपका औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें तो उपभोक्ता तो होगा ही नहीं, शेयर बाजार का इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं और बैंक भी नहीं होगा। यानी कि जो उद्योग धंधे रुकड़ होते हैं, जब वो जो है दिवालिया के होने के कगार पे आ जाते हैं, तो उसके लिए जो बनाया गया था बोर्ड, जो उनको एक तरीके से कहीं कि बेहतर रास्ता दिखाए, उनको ऐसे समस्याओं से बाहर निकालने का काम करे, उनके लिए जो उपाय बताता है उसी के लिए ये बोर्ड बनाया गया था। और ये 1985 के तहत, अधिनियम 1985 के तहत बनाया गया था 1987 में। तो याद रखेंगे बच्चों, ये जो VIFR है ये अधिनियम 1985 के तहत या औद्योगिक अधिनियम 1985 के तहत 1987 में बनाया गया था, जो रुग्ण, बीमार या कहिए दिवालिया हो रहे उद्योग धंधों को परामर्श देना, उसको मुसीबत से निकालने का प्रयास करने के लिए बनाया गया था। जो भी उपाय उनको जो है परेशानियों से निकालने के लिए हेल्पफुल हो, ऐसे उपायों को ये बताने के लिए बनाया गया था। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये तो आप लोगों को मैं नोट भी कराई हूँ, इसलिए इसको गलत नहीं करेंगे। बहुत ही आसान है, हालांकि ये कई एग्ज़ामों में आया है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों के सामने ये रखा गया है और आपके लिए बहुत आसान है, बिकॉज मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से यही बताना है। सुमेलित नहीं है ये बताना है बच्चों, ये चीज़ ध्यान देंगे, सुमेलित नहीं बताना है। पहला है गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या। क्या गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या से जुड़ा है? दूसरा है जानकी रमन समिति, क्या ये शेयर बाजार के घोटाले की जांच पड़ताल से जुड़ा है? तीसरा है मल्होत्रा समिति, क्या ये बीमा क्षेत्र में सुधार से जुड़ा हुआ है? और चौथा है तारापोर समिति, क्या ये बैंकों में ग्राहकों की सेवा को लेकर के बनाया गया था? वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्योंकि मैंने क्लास में पढ़ाया है। और अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से चीज़ों को पढ़ा है तो उत्तर गलत नहीं करेंगे, सभी का उत्तर इसमें सही आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है बच्चों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है तारापोर समिति का संबंध रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता से है। तारापोर समिति आपने देखा था फर्स्ट सेकंड 2 बार जो है बनाया गया था, जो रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के लिए बनाया गया था, तो इसलिए आपका ये सही नहीं है। बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित नहीं है, बाकी सही है। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या के लिए जांच के लिए आया था। और दूसरा है जानकी रमन समिति, ये शेयर घोटाले की जांच पड़ताल के लिए नियुक्त किए गए थे। और मल्होत्रा समिति ये बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए बनाया गया था। याद रखेंगे, आपका चौथा जो है ये सही नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न भी बहुत ही शानदार है और इसका उत्तर भी आप सभी को फटाफट देना है, क्योंकि ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और इसलिए गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप लोग। बहुत अच्छे से समझाया था मैंने और मैं क्वेश्चन भी पूछ चुकी हूँ इससे जुड़ा हुआ। क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क योजना का उद्देश्य क्या है? जो भारत सरकार ने मेगा फूड पार्क योजना शुरू किया है उसका उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है। पहला है खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना, दूसरा अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाना, तीसरा खाद्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना और तीसरा खाद्य मूल्य पर नियंत्रण करना और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चों, आपका मेगा फूड पार्क किस लिए लाया गया था, कौन सा उद्देश्य मेगा फूड पार्क का था, आपको ये बताना है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों को गलती नहीं करना है। तो याद रखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी को पता है मेगा फूड पार्क जो था ये खाद्यों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, खाद्यों के जो है बर्बादी को कम करने के लिए लाया गया था, रोजगार क्रिएट करने के लिए लाया गया था, खाद्यान्नों के कीमतों में बढ़ोतरी के लिए लाया गया था, साथ ही किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लाया गया था। ये सारी चीज़ें थी, खाद्यान्नों का संरक्षण, मूल्यवर्धन, रोजगार सृजन, किसानों को फ़ायदा, ऐसे बहुत सारे विभिन्न महत्वपूर्ण जो है चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेगा फूड पार्क जो है ये लाया गया था। और ये लेकर के कौन आया था, ये 25 अक्टूबर 2011 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने 15 नए मेगा फूड पार्क को फिर से जो है मंजूरी दे दी है। यानी कि ये मेगा फूड पार्क जो है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसको देखता कौन है, आर्थिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति के अधीन ये सारी चीज़ें आती हैं। याद रखेंगे बच्चों, मेगा फूड पार्क आपको पढ़ाई हूँ तो गलती नहीं होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन, हो माय गॉड, इसका उत्तर तो मैं लीक कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें व्याख्या के दरमियान बता दी हैं, तो गलत नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं आप लोग कितना सही बता पाते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? क्या क्या उद्देश्य है जो सरकार मेगा फूड पार्क को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, कौन कौन से रीज़न उसके लिए जिम्मेदार हैं? और ये अब आपके लिए काफ़ी आसान हो चुका है क्योंकि मैंने इसकी बहुत अच्छे से इसके पहले वाले प्रश्न में व्याख्या कर दिया है। चलिए फिर भी देखते हैं बच्चा लोग कितना समझ में आया आपको। पहला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम और संरचना सुविधा उपलब्ध कराना। क्या ये बात सही है कि मेगा फूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए बढ़िया और संरचना और सुविधा उपलब्ध कराते हैं? दूसरा, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और जो है घटाने हेतु, यानी कि खराब होने वाले जो पदार्थ हैं उनका अधिक मात्रा में प्रसंस्करण किया जाए और अपव्यय को घटाने के लिए क्या ये लाया गया है, क्या अपव्यय को घटाने के लिए आया है? तीसरा, उद्यमियों के लिए और पारिस्थितिकी के अनुकूल, अच्छा यहाँ पे दिया है उद्यमियों के लिए, याद रखेंगे बच्चों उद्यमियों के लिए, यहाँ पे ये नहीं होगा, एक मिनट, ये चीज़ नहीं होगा, उद्यमियों के लिए और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए। क्या मेगा फूड पार्क उद्यमियों के लिए और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए आया गया था? तो आपको बताना है कि कौन सा आपका है जो कि सही है। तो आप देख रहे हैं आपके पास कूट है, आपको उत्तर कूट की सहायता से देना है। केवल पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है या पहला दूसरा तीसरा सही है। तो बताएंगे बच्चों मेगा फूड पार्क किस लिए लाया गया था? बहुत ही बढ़िया है, आप ऑप्शन को देख करके अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। तो याद रखेंगे आपको यहाँ पे जो दिया है ना, उद्यमियों के लिए यहाँ पे होगा उद्गामी, उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना। तो बताएंगे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका ये तीसरा ऑप्शन सही नहीं है, ये चीज़ें नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि मेगा फूड पार्क में
खाद्यान्नों की बर्बादी रोकना है, ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्नों का प्रसंस्करण करके मूल्यवर्धन हो, फ़ायदा मिले, उससे किसानों को लाभ हो और जो है रोज़गार का सृजन हो, खाद्यान्नों की बर्बादी कम हो और ऐसे चीज़ों के लिए बढ़िया और संरचना मिले जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्नों का प्रसंस्करण हो सके, यानी कि नया रूप ले सके और उनके मूल्य वृद्धि हो सके, उनका जो जीवन काल है वो बढ़ सके। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका लाया गया मेगा फूड पार्क। तो देखिए बच्चों, तीसरा सही नहीं है, लेकिन पहला दूसरा बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न भी बढ़िया है और ये आपको ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ओके, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। क्या एकल व्यापारी का असीमित दायित्व होता है? क्या साझेदारी संवेदनात्मक संबंध होता है? क्या साझेदारी में, यहाँ पे बच्चों संवेदना नहीं, संविदात्मक संबंध, यानी कि संविदा जैसी चीज़ें होती हैं साझेदारी में। क्या सहकारिता से जो है ये लाभ उठाना है? क्या सहकारिता लाभ उठाने से जुड़ा हुआ है? और चौथा है सार्वजनिक सीमित कंपनी डैश है जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। क्या सार्वजनिक सीमित कंपनी में जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या है? तो आपको बताना है कि आपका कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है, और ये आप बहुत आसानी से बता सकते हैं और काफ़ी आसान है ये, और आई थिंक आप सभी लोग इसका उत्तर ढूंढ चुके होंगे कि कौन सा है जो कि सही नहीं है। और आपको सही नहीं बताना है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, सही नहीं बताना है। तो कौन सा है बच्चों जो सही नहीं है? बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिल्कुल कॉमन सेंस का प्रश्न है। इतना पढ़ने के बाद तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करने की एबिलिटी अब आ जानी चाहिए। पहला है, आप देख रहे हैं, चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। पहला आपको पता है एकल व्यापारी, बिल्कुल सही है। अगर कोई अकेला काम करने वाला है, अकेला व्यापारी है, तो उसका दायित्व तो क्या हो जाएगा? असीमित हो जाएगा। अकेले वो क्या क्या देखेगा, उसको सब कुछ देखना पड़ेगा। पहला तो सही है। दूसरा साझेदारी मतलब संविदात्मक, यानी कि चलो सब लोग साथ में मिलके काम करते हैं, कोई पानी का खर्चा देगा, कोई बीज का, कोई खाद का, कोई मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर संविदा पे काम कर रहे हैं, यानी कि कई लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो साझेदारी हो गया, ये भी सही है। क्या कह रहा है कि सहकारिता का मतलब क्या लाभ उठाना होता है? क्या सहकारिताएं लाभ उठाने के लिए होती हैं? नहीं, सहकारिता का मतलब होता है कि जो कमज़ोर वर्ग होता है, कमज़ोर वर्गों की उन्नति को ध्यान में रख करके सहकारिताएं काम करती हैं, यानी कि साथ साथ काम करना ये कमज़ोर वर्गों के लिए बेहतर प्रयास रहता है। चौथा सही है कि सार्वजनिक सीमित कंपनी जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या, यानी कि सार्वजनिक सीमित कंपनी में जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या है, ये भी सही है। आपका यही सही नहीं है, बाकी सभी बातें बिल्कुल सही है बच्चों, याद रखेंगे और ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है और आपको ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और काफ़ी बड़ा है, लेकिन कोई नहीं, बड़े क्वेश्चन तो और भी आसान होते हैं, बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना और भी बढ़िया रहता है और आसान रहता है। पहले देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है? पहले तो क्वेश्चन समझ लें बच्चों कि कौन सा कथन है जो वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है। आप सभी को पता है वित्तीय उत्प्रेरक का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें जो है पैसे लगाने पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस हो, प्रगति हो, उसी को कहते हैं वित्तीय उत्प्रेरक, जहाँ पे प्रगति को, फायदे को आगे बढ़ने को प्रोत्साहन दिया जाए, तो इसी को उत्प्रेरक कहेंगे। तो आपको पहला ऑप्शन देखिए क्या ये सही है। यह सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र में किया गया बेहद निवेश है जिसका लक्ष्य माल की आपूर्ति कर तीव्र आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करता है। क्या ये बात सही है? दूसरा, यह सरकार की गहन निश्चित यह सरकार की गहन
निश्चयात्मक, ओके, निश्चयात्मक होना चाहिए बच्चों, निश्चयात्मक कार्यवाही है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। और तीसरा है, यह सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं पर की गई वित्तीय संस्थाओं पर की गई, यहाँ पे होना चाहिए गहन, यहाँ पे होगा बच्चों गहन कार्यवाही है, ये बहन नहीं होगा बल्कि गहन कार्यवाही है जिसका लक्ष्य कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों को ऋण वितरित कर आना है जिससे बृहत्तर खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके और खाद्य स्थिति पर अंकुश लगाया जा सके। तो बताएंगे बच्चों कि क्या है जो कि आपका सही है। और चौथा है, यह सरकार की चरम निश्चयात्मक कार्यवाही है जिसका लक्ष्य वित्तीय समावेश नीति का अनुसरण करना है। तो बताएंगे बच्चों कौन सा है जो वित्तीय उत्प्रेरक की समुच्चय की व्याख्या कर रहा है। आपको मैंने बताया भी, तो आप देखेंगे इस हिसाब से इसमें उत्प्रेरक का काम नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं होगा। यह सरकार की चरम निश्चयात्मक कार्यवाही है जिसका लक्ष्य वित्तीय समावेश नीति का अनुसरण की बात कर रहा है, यानी कि कोई चीज़ इसमें प्रोग्रेसिव नहीं है, बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। दूसरा देख लेते हैं, यह सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं पर की गई गहन कार्यवाही है जिसका लक्ष्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को ऋण वितरित कराना है जिससे बृहद खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके और खाद्य स्फीति पर अंकुश लग सके। क्या ये बात सही होगा? नेक्स्ट पॉइंट है, यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्यवाही है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। और आपका पहला था कि निवेश है यह सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र में किया गया बेहद निवेश है या बृहद निवेश है जिसका लक्ष्य माल की आपूर्ति पर तीव्र आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करना है। याद रखेंगे बच्चों, सबसे सही जो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्यवाही है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। तो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय उत्प्रेरक जो है ये आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। काफ़ी भारी भरकम प्रश्न था लेकिन अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो आसान था। अगला प्रश्न, ये प्रश्न क्या है? बहुत ही बढ़िया है, आसान भी है। विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल की है? आपको बताना है कि विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल की है। पहला है राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना। दूसरा, एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करना। तीसरा है प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना। और चौथा है कि उपर्युक्त सभी। तो बताएंगे बच्चों कि आपका कौन सा है जो कि विनिर्माण क्षेत्र के विकास का प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार द्वारा नई नीतिगत पहल लाई गई है। क्या होगा बच्चा, लोग बताएंगे। बहुत आसान है और आईएएस का प्रश्न है और ये भी आई थिंक आप सभी को पता होगा क्योंकि ये सब चीज़ें तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अब तो इतना आप लोग पढ़ चुके हैं कि गलत नहीं करना चाहिए। आप सभी को पता है कि विनिर्माण के क्षेत्र में ये पहला कथन तो आपका करेक्ट हो ही जाएगा कि राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना। बिल्कुल, राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना करेंगे तो विनिवेश को बढ़ावा मिलेगा या विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। और एकल खिड़की मंजूरी को सुविधा प्रदान करना, यानी कि एक तरीके से कोई भी एक जो है पैसा देने वाला या नियंत्रण करने वाला कोई एक संस्था हो जो उसको कंट्रोल करे, उसको जो है सुविधाएं प्रदान करे, उसको समर्थन करे, सपोर्ट करे, तो ऐसा भी हो। बिल्कुल सही है। एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करना, ये भी सही है। और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं विकास कोष की स्थापना, ये भी सही है। तरह तरह के प्रौद्योगिकी का अगर हम अधिग्रहण करेंगे, उपयोग करेंगे, विकास कोष की स्थापना करेंगे तो इन सब के प्रयोग से हम विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। ये तो बहुत आसान है, इसको तो मेरा कोई बच्चा गलत नहीं करेगा क्योंकि ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ कि भारत में तृतीय क्षेत्र में क्या सम्मिलित है।
भारत के तृतीयक क्षेत्र में क्या सम्मिलित है, आपको यही बताना है। और ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो आप लोग बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका व्यापार एवं परिवहन। क्या व्यापार परिवहन तृतीयक क्षेत्र है? दूसरा है वित्त एवं वास्तविक संपदा। क्या ये आपका तृतीयक क्षेत्र है? तीसरा है वानिकी और मत्स्यिकी। क्या ये तृतीयक क्षेत्र में शामिल है? पहला ऑप्शन है केवल पहला, दूसरे में है पहला दूसरा, तीसरे में है दूसरा तीसरा और चौथे में है केवल तीसरा। बहुत आसान है बच्चों। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सब बता चुकी हूँ कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। और आप सभी को ये पता होगा, मुझे पूरा यकीन है कि इसका उत्तर आप सभी को पता होगा। आपका ये तीसरा नहीं होगा, वानिकी और मत्स्यिकी जो है ये प्राथमिक क्षेत्र का है और ये आपका हट जाएगा। और आपको पता है कि व्यापार और वित्त से संबंधित जो संपदाएं ये सब क्या है, ये आपके तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और ये प्रश्न भी काफ़ी आसान है, क्योंकि आपको बताना क्या है इसमें, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। इन गतिविधियों पर विचार करना है और आपको बताना है। वाह, बढ़िया शानदार प्रश्न है। कह रहा है इन क्षेत्रों का साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के लिए स्थिर कीमतों 2002 से 1 पर अंशदान का घटता क्रम। क्या बात है, बढ़िया प्रश्न है, लेकिन आसान है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि उत्तर देखिए कोड की सहायता से देना है। आप एक तरफ से एक एक ऑप्शन पढ़ते जाइए और अपने आप से कोड बनाते चले जाइए। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा योगदान, उससे कम और उससे कम योगदान के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियाँ उस पर विचार करना है और फिर आपको बताना है कि साधन लागत पर जीडीपी के लिए जो स्थिर कीमतों पर अंशदान का घटता क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा अंशदान किसका है जीडीपी में, उसके बाद और उसके बाद। तो आपके पास ऑप्शन है कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी, दूसरा है विनिर्माण, तीसरा है व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार, चौथा है वित्त पोषण, बीमा, भूमि, भवन और व्यवसाय सेवाएं। याद रखेंगे बच्चों, क्वेश्चन में है कि इस क्षेत्र का जो है, इस क्षेत्रों का साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के लिए स्थिर कीमत पे बताना है। आपको मैंने बताया था एक जीडीपी का चालू कीमत होता है और एक जीडीपी का स्थिर कीमत होता है। आपको स्थिर कीमत बताना है, चालू कीमत नहीं बताना है, इसलिए ध्यान से उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल आईएएस का है तो इतना आसान भी नहीं होगा, आप लोग थोड़ा सा विचार कीजिएगा और अच्छे से उत्तर दीजिएगा। देखिए कोड भी देख लीजिए आप लोग कि आपका क्या हो सकता है। तो निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको बताना है कि स्थिर कीमतों पर सबसे बेहतरीन कौन होगा, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे ज़्यादा योगदान स्थिर कीमतों पर जीडीपी में किसका रहेगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग प्रश्न होगा, लेकिन ये अच्छा है। आपका सबसे पहले आएगा कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी। स्थिर कीमतों पर इनका जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है। उसके बाद अगर बात करेंगे तब कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार। स्थिर कीमतों पर इसका जो है हो जाएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हो जाएगा विनिर्माण और चौथे नंबर पे हो जाएगा वित्त पोषण, बीमा, भूमि, भवन और व्यावसायिक सेवाएं। स्थिर कीमतों पर ये क्रम है बच्चों, सबसे ज़्यादा कृषि का योगदान है जीडीपी में स्थिर कीमतों पर, फिर परिवहन, संचार, होटल इन सब का है, फिर विनिर्माण का और लास्ट में आपका वित्त पोषण, बीमा, भूमि, भवन और व्यावसायिक सेवाएं। याद रखेंगे बच्चों, अगर आपको हार्ड लगे तो इसको बिल्कुल भी हार्ड मत समझिएगा, बहुत आसान है ये। स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है और उसके बाद औद्योगिक, सेवा, ऐसी चीज़ों का जो है योगदान है। चालू कीमतों में आपके तृतीयक क्षेत्र ज़्यादा आगे रहता है, लेकिन स्थिर कीमतों में आपका कृषि क्षेत्र आगे हो जाता है। तो आपका पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और ये तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है निम्न में से किस क्षेत्र से भारत को सकल राष्ट्र का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। यानी कि आपको बताना है कि टोटल जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है। ये तो बहुत आसान है। ऑप्शन है कृषि एवं संबंध क्षेत्र, दूसरा है विनिर्माण, निर्माण, बिजली तथा गैस, तीसरा है सेवा क्षेत्र और चौथा है आपका रक्षा
तथा लोक प्रशासन। तो बताएंगे आप लोग बच्चा लोग कि क्या होगा आपका, और ये बहुत ही बढ़िया है। जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, ये सब तो आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, क्लास में बहुत अच्छे से समझाई थी। तो आई थिंक इसमें किसी का गलत नहीं होगा। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो किसका है, सेवा क्षेत्र का है। लेकिन जब हम नौकरी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा योगदान आपके प्राथमिक क्षेत्र का हो जाता है। नौकरी सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है और सबसे ज़्यादा जो जीडीपी में योगदान देता है वो सेवा क्षेत्र देता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ये भी बहुत आसान है, आप लोगों को मैं क्लास में पढ़ा चुकी हूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही हासमान क्रम है, यानी कि सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है। सबसे ज़्यादा से कम की तरफ बढ़ना है और आपको बताना है जीडीपी में सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम। वेरी इजी क्वेश्चन, आज का सबसे आसान प्रश्न, और ये तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि मैंने क्लास में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। तो आप सभी को बताना है, पहला है सेवा, फिर उद्योग और फिर कृषि, क्या ये सही है। दूसरा है सेवा, कृषि और उद्योग। तीसरा है उद्योग, सेवा और कृषि। चौथा उद्योग, कृषि और सेवा। तो बताएंगे बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन। और आप सभी को पता है कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान सेवा का है, तो ये दोनों तो हट ही गया। उसके बाद उद्योग का है और उसके बाद कृषि का है, ये आपका जीडीपी में योगदान का है। लेकिन अगर जॉब में बात करेगा तो सबसे ज़्यादा जॉब कृषि देता है, दूसरे नंबर पे उद्योग देता है, तीसरे नंबर पे सेवा देता है। तो उद्योग जो है ये जीडीपी में भी दूसरे नंबर पे है और जॉब में भी दूसरे नंबर पे है। जीडीपी में ये फर्स्ट है लेकिन जॉब में कृषि फर्स्ट है, इसलिए याद रखेंगे सेम उल्टा है। इसका सेम उल्टा कर देंगे जॉब के मैटर में तो आपका इसका सेम उल्टा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, और ये भी जो है बताना कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। बच्चों ध्यान से देखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये मिक्सअप है, इसमें ज्योग्राफी भी है और इकोनॉमी भी है। पहला है, विश्व जनसंख्या में इसका अर्थ 16% है जबकि विश्व की जीडीपी में इसका अंशदान 1.6% है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की जनसंख्या में 16% का अंशदान है और विश्व की जीडीपी में 1.6 का अंशदान है? ये 2010 के अकॉर्डिंग बताना है बच्चों, 2010 के अकॉर्डिंग, 2020 के अकॉर्डिंग नहीं बताएंगे आप, 2010 के अकॉर्डिंग बताएंगे। और दूसरा है, सेवा क्षेत्र का भारत की जीडीपी में अंशदान केवल 25% है। तीसरा है, इसकी बैंकिंग जनसंख्या का इसकी जो है वर्किंग जनसंख्या का 58% कृषि में कार्य करता है, लेकिन कृषि का राष्ट्रीय आय में अंशदान 22% है। और चौथा है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। बताएंगे बच्चों कौन सा गलत है, और सभी को पता है कि कौन सा गलत है। ये 2010 का क्वेश्चन हो चाहे वर्तमान का हो, कौन सा गलत है ये सबको पता है क्योंकि इतना आसान प्रश्न है ये, इसको कैसे गलत कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि विश्व की जनसंख्या का अब तो हम 17% कवर करते हैं, लेकिन 2010 तक 16% के आसपास ठीक है, ये कोई डाउट नहीं है, ये सही है। लेकिन सेवा क्षेत्र का 25% का योगदान आप सभी को पता है, बिल्कुल नहीं, 50% से ज़्यादा जो योगदान है वो हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र देता है, तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा, इसी को आप बिल्कुल मान लीजिए ये सही नहीं है। बाकी बातें जो हैं ये मोटा मोटा आगे पीछे करके 2010 के हिसाब से बिल्कुल सही है। हालांकि अब धीरे धीरे थोड़े आंकड़े बदल गए हैं, 2022 के हिसाब से होता तो इसमें लगभग सभी कथन मतलब कम से कम आपका चौथा छोड़ के बाकी सभी गलत हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वक प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। देखिए बच्चों क्वेश्चन बड़ा सा है लेकिन उससे घबराइएगा नहीं, आईएएस का प्रश्न है तो जाहिर सी बात है थोड़ा लेंथी तो रहेगा ही, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान में रख करके बताना है। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आसानी से समझ में आ जाए।
तो आपको बताना है कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रालेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें बृहद आर्थिक रूपरेखा और विवरण जो है सम्मिलित करता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशों के कारण प्रस्तुत किया जाता है। किस आदेश के कारण ये रूपरेखा प्रस्तुत किया जाता है? पहला, चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, क्या लंबे से परंपरा चली आ रही संसद में इसलिए ऐसा किया जाता है। दूसरा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 के कारण, क्या ये अनुच्छेद 112 और 110 के कारण ऐसा किया जाता है। तीसरा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के कारण, क्या ये बात सही है। और चौथा, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण जो वित्त मंत्री हैं वो ऐसा करते हैं। तो बताएंगे बच्चों कौन सा है जो कि सही है। और ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आई थिंक आप सभी लोग इसका सही उत्तर देंगे। समझदारी से उत्तर दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं सब पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन था कि जो वित्त मंत्री हैं वो संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए इसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित किया जाता है। यह पूर्व प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये तो बहुत आसान है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित हैं? कौन सा है जो गैर वित्तीय ऋण है? पहला, परिवारों का बकाया गृह ऋण। क्या परिवारों का बकाया गृह जो ऋण है ये आपका गैर वित्तीय ऋण है? दूसरा, क्रेडिट कार्डों का बकाया राशि। क्या क्रेडिट कार्डों का जो बकाया राशि है वो गैर वित्तीय ऋण है? तीसरा, राजकोषीय बिल। और चौथा, उपर्युक्त सभी। तो बताएंगे बच्चों कि कौन सा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है। याद रखेंगे यहाँ पे जो उल्लेख किया गया है ये आपकी सारी बातें सही हैं, उपरोक्त सभी सही है। परिवार का बकाया गृह ऋण भी गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है और क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि भी इसी में शामिल होगा। राजकोषीय बिल भी आपका गैर वित्तीय ऋण के तहत ही आता है। याद रखेंगे बच्चों, ये जो आपका गैर वित्तीय ऋण है इसमें शामिल हो जाएंगे सारी चीज़ें। और ये जो है बढ़िया है, सरकार के द्वारा लिया जाने वाला जो ऋण होता है इसमें राजकोषीय बिल जो है शामिल होता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? आपको बताना है भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है। ये क्वेश्चन आपके पीसीएस का है। पहला है 10 लाख, दूसरा है 13.5 लाख, तीसरा है 15 लाख और आपका चौथा है 16 लाख। बताएंगे बच्चों कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। मुझे पता है ये फैक्ट है तो आप लोगों को ये नहीं पता होगा क्योंकि ये करंट वगैरह से अपडेट होने पे पता चलता है। तो याद रखेंगे इसका जो ऑप्शन है 15 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है 2020-21 की कृषि साख के लिए। याद रखेंगे बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है। और ये 21-22 में 16.5 लाख करोड़ करने की घोषणा की गई है। यानी कि आपका ये 2020-21 में 15 लाख है, लेकिन 21-22 में इसको बढ़ा करके 16.5 लाख करोड़ करने की बात की गई है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, तो इसमें आप लोग गलत नहीं करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? पहला है केंद्रीय बजट 2005-06 में, दूसरा है केंद्रीय बजट 2006-07 में, तीसरा है केंद्रीय बजट 2008-09 में और चौथा है केंद्रीय बजट 2004-05 में। तो बताएंगे बच्चों कि कौन से बजट के दरमियान जेंडर बजटिंग शुरू किया गया था। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कि बजट कितने प्रकार के होते हैं। जेंडर बजटिंग सबसे पहले विश्व में किस देश में आया था,
अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा। विश्व में सबसे पहले किस देश ने जेंडर बजटिंग शुरू किया था और भारत ने कब जेंडर बजटिंग अपने यहाँ लागू किया है। ये सारी चीज़ें क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, तो ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे और आप सभी को पता होना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, 2005-06 में जेंडर बजटिंग हमारे यहाँ लाया गया। इसके द्वारा महिलाओं और बच्चों के स्थिति में सुधार, प्रोत्साहन, मुख्यधारा में लाने का प्रयास, उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जेंडर बजटिंग हमारे यहाँ शुरू किया गया था 2005-06 में। और विश्व में ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश है जिसने अपने यहाँ जेंडर बजटिंग लागू किया था। चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और ये तो जो है आसान है। आई थिंक आप इसको बता सकते हैं बहुत आसानी से, मैं क्लास में इसको पढ़ा चुकी हूँ। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है। केंद्र सरकार के पास जो टैक्सेशन इकट्ठा होता है उसमें से कितना % राज्यों को दिए जाने की बात की गई है, आपको ये बताना है। पहला है 32%, दूसरा है 30%, तीसरा है 42%, चौथा है 41%। कन्फ्यूज़ नहीं होंगे बच्चों, क्लास में बहुत अच्छे से समझाई हूँ और आई होप आप लोग इसको बिल्कुल सही करेंगे। और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए आसान भी है। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए बढ़िया है और सभी को पता है कि जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही है। 42% की अनुशंसा 14वें वित्त आयोग ने किया था और आगे चल के जब 15वां वित्त आयोग आया तब इसने क्या किया, इसने 41% आवंटित किए जाने की सिफारिश की है। 41% आवंटित किए जाने की सिफारिश 15वें ने की है, लेकिन 14वें की बात करेंगे तो 14वें ने 42% की जो है आवंटन करने की सिफारिश की थी। ये चीज़ भी याद रखेंगे, आपकी जो है 1% कम कर दिया 15वें ने। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न तो बहुत आसान है। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। पहला, पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। क्या पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत रूप से वृद्धि हुई है। दूसरा, पिछले दशक में भारत में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है। तो आपको बताना है बच्चा लोग आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा और आपके लिए काफ़ी आसान है, कॉमन सेंस का प्रश्न है, गलती नहीं करेंगे। बताइएगा, क्या पिछले 10 सालों से भारत की जो जीडीपी है इसके प्रतिशत के रूप में राजस्व में हमेशा वृद्धि ही हुआ है 10 सालों से। क्या पिछले दशक में यानी कि पिछले 10 सालों में भारत में जीडीपी का जो प्रतिशत है उसके रूप में राजकोषीय घाटे में लगातार वृद्धि हुआ है। तो आपको बताना। और तीसरा है कि कोई नहीं। अब आपको बताना 3 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा है जो कि सही हो जाएगा, केवल पहला, केवल दूसरा या तीसरा, या जो है आपके पास और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप बताएंगे 3 ऑप्शन में से ही आपका है जो कि सही है। और मैं आपको बार बार क्लास में बता चुकी हूँ कि कभी भी जो 10 सालों का रिकॉर्ड हो तो उसमें लगातार ना तो कोई चीज़ बढ़ता है ना कोई चीज़ घटता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि 10 साल लगातार उत्पादन सेम हो, बढ़ोतरी सेम हो या घटोतरी सेम हो। घटता बढ़ता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए आपका दोनों सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। कोई नहीं कह रहा, कौन सा सही है, कोई नहीं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है। कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है, आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं कौन सम्मिलित हो सकता है। आपके सामने ऑप्शन है 4 और आपको बताना है कि कौन शामिल हो सकता है। पहला है केवल निवासी भारतीय नागरिक। क्या केवल निवासी भारतीय नागरिक ही इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरा है केवल जो है पहला चला गया था ऊपर, याद रखेंगे, केवल निवासी भारतीय नागरिक। दूसरा है केवल 21 से 55 तक की आयु के व्यक्ति। तीसरा है राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं।
और चौथा है सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए हैं। तो बताएंगे बच्चों आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बारे में कौन सा सही है या उसमें कौन सम्मिलित हो सकता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल सही है। राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य के सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं, जो सरकार की अधिसूचना किए जाने के बाद सेवा में आए हैं, ऐसे सभी राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये आपका जीएसटी से संबंधित है। गलत नहीं करेंगे बच्चों, क्लास में भी मैं पूछ चुकी हूँ और उस समय आप लोगों ने इसको बिल्कुल सही बताया था। तो आपको बताना है वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन किए जाने के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या हैं। अगर जीएसटी को लगा दिया जाए तो सबसे ज़्यादा फायदा क्या हो सकता है। पहला, यह भारत में बहुप्राधिकरण द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। दूसरा, यह भारत के चालू खाते घाटे को प्रबलता के साथ कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु जो है उपयोगी है या सहायक है या सक्षम बनाएगा। और तीसरा, भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को बेहद रूप से या बृहद रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन के आगे निकाल ले जाएगा। और चौथा है कि कोई नहीं। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा है जो कि आपका जीएसटी के बारे में सही है। केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है जीएसटी के बारे में आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यही सही है। यह भारत में बहुप्राधिकरण द्वारा वसूली किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। इसमें तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। चलिए, तो आपका कौन सा सही हो गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, दूसरा बिल्कुल गलत है कि इससे बड़े पैमाने पे मुद्रा भंडार बढ़ेगा विदेशी, और तीसरा भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि भविष्य में हम चीन को पीछे छोड़ देंगे जीएसटी लाने से। अच्छा, आपके सामने फिर बढ़िया प्रश्न है और ये भी आप लोगों को गलत नहीं करना है। जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं है। किसको जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं है? कोई एक होगा जिसको छूट नहीं है, बाकी सबको छूट प्राप्त है। और ये वेरी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसका उत्तर पता है। पहला है छिलका उतरे हुए अनाज, दूसरा है मुर्गी के अंडे पका हुआ, तीसरा है संसाधित और डिब्बाबंद मछली, और चौथा है विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र। कोई एक इसमें से ऐसा है जिसको जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है। वो कौन है बच्चों? बाकी 3 बाहर है लेकिन कोई एक है जो बाहर नहीं है, यानी कि उस पर जीएसटी लगेगी। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि किस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो आप सभी को ये पता है, इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही है। सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है ये बिल्कुल सही है। आप इसको जो है जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं रखा गया क्योंकि ये प्रसंस्कृत करके डब्बा बंद किया गया, इसमें मूल्य वर्धन बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए ये आपके जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं है। इस पर पैसा लगेगा, जीएसटी लगेगा, लेकिन ये जीएसटी के दायरे से बाहर है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और ये भी जीएसटी से ही जुड़ा हुआ है और काफ़ी आसान है। आप लोगों को बताना है कि जुलाई 2017 से वस्तु तथा सेवा कर को लागू करने या क्या प्रत्याशा है, क्या सोच करके हम जीएसटी को लागू कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, क्या सही है। पहला है भारतीय बाजार में एकरूपता आएगी, क्या जीएसटी आने से भारतीय बाजार में एकरूपता आएगी। दूसरा है अनुपालन में सुधार आएगा, क्या कर अनुपालन में सुधार आएगा जीएसटी से। और तीसरा है कि इनमें से कोई नहीं, और आपका चौथा है कि उपयुक्त दोनों सही हैं।
तो बताएंगे बच्चों कौन सा होगा आपका जो जीएसटी के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। और मुझे पूरा यकीन है आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल सही पता है, और आप सभी को पता है कि ऊपर लिखा हुआ पहला दूसरा दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है। तो पहला दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। एक ये जो है कर अनुपालन में सुधार भी लाएगा और बाजार में एकरूपता भी लाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आर्थिक सर्वेक्षण 2015 से 16 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आप भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती मानेंगे? आपके हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती कौन सा है? पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाना। क्या ये चक्रव्यूह चुनौती है? भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ जा रही है। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन सहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना। क्या ये बात सही है? तीसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना। और चौथा, भारतीय अर्थव्यवस्था का मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवाद की ओर जाना। तो बताएंगे बच्चों कि कौन सा है जिसको आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना गया है। कौन है जो चक्रव्यूह चुनौती है भारतीय अर्थव्यवस्था का? और ये आपको बताना है जो आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार कहा जा रहा चक्रव्यूह चुनौती है भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो याद रखिए बच्चों, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है बिल्कुल सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना। निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाने को भारतीय अर्थव्यवस्था में चक्रव्यूह चुनौती माना गया है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित, यानी कि समाजवाद से बाहर निकले बिना, बाहर आगे बढ़े बिना सीमित बाजारवाद की ओर जाना। यही आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका वित्तीय नीति का संबंध निम्नांकित में से किससे है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है आपका। वित्तीय नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला है मुद्रा की उच्च मात्रा जो बैंक अर्थतंत्र में डालते हैं। दूसरा, कर लगाने और शासन के व्यय संबंधी नीति। तीसरा, शेयर बाजारों को नियंत्रित करने संबंधी नीति। और चौथा है देश की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंध के बारे में नीति। तो बताएंगे बच्चों वित्तीय नीति, और वित्तीय नीति मतलब क्या होता है? फिजिकल नीति, वित्तीय नीति कहिए या फिजिकल नीति कहिए, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वित्तीय या फिजिकल नीति। पहला है कर की उच्च मात्रा से जो बैंक अर्थतंत्र में डालते हैं, तो आप सभी को पता है वित्तीय और जो है या फिजिकल नीति में ये तो आएगा नहीं। दूसरा है कर लगाने और शासन के व्यय संबंधी नीति। तीसरा है शेयर बाजार, तो शेयर बाजार का तो राजकोषीय नीति से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका ये तो होगा ही नहीं। और चौथा है देश की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से के संबंधों के बारे में नीति, तो ये सब आपका नहीं होगा। आप सभी को पता है ये वित्तीय नीति राजकोषीय नीति से जुड़ा है, तो राजकोषीय नीति कर लगाने और शासन के व्यय संबंधी नीति से जुड़ा हुआ है राजकोषीय नीति। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, कभी कभी आप अपने कॉमन सेंस का उपयोग करके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते बार बार रिविज़न भी करते रहे, नॉलेज रहेगा तो ही दिमाग भी काम करेगा। चलिए आज का आई थिंक ये आखिरी प्रश्न है। हाँ बिल्कुल ये आखिरी प्रश्न है बच्चों, और ये प्रश्न भी बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट भी, और ये बिल्कुल गलत नहीं करेंगे आप लोग, एक भी बच्चा गलत नहीं करेगा। क्लास में ये मैं प्रैक्टिस सेशन में भी बता चुकी हूँ और ओरली भी बता चुकी हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व तो निम्न में से किसको है? कौन है जो आर्थिक सर्वेक्षण को जो है प्रकाशित भी करता है और तैयार भी करता है? पहला है योजना आयोग, दूसरा है योजना तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, तीसरा है वित्त मंत्रालय, चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। याद रखेंगे आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का जो दायित्व है वो किसके ऊपर है? तो आपको पता है आरबीआई ये तो करेगा नहीं, क्योंकि इसका क्या काम है? मौद्रिक नीति से जुड़ा हुआ है। योजना आयोग तो अब है ही नहीं,
है ही नहीं, नीति आयोग आ गया है। और आपका योजना आयोग जो है योजनाएं बनाता है, ये आर्थिक समीक्षा को तैयार करने और प्रकाशित करने काम नहीं करता। वित्त मंत्रालय ही तो है जो आर्थिक समीक्षा यानी कि बजट को प्रकाशित करता है, कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, किस किस मद में जाएंगे, ये सारी चीज़ों का निर्धारण कौन कर रहा है? वित्त मंत्रालय करता है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के द्वारा ये किया जाता है, आर्थिक समीक्षा भी यही करता है और आर्थिक जो समीक्षा है इसको तैयार करने के साथ साथ प्रकाशित भी करता है। तो याद रखेंगे बच्चों, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही है, वित्त मंत्रालय। आई होप बच्चा लोग आपका पढ़ा हुआ रिवीजन हो गया होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के क्लास से थे तो आप लोगों को सॉल्व करके अच्छा लगा होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हम लोग ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप लोगों का रिवीजन कराते रहेंगे और आप लोग भी प्लीज़ 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 रिवीजन करते रहिए, अन्यथा भूल जाएगा बच्चों। सबसे ज़्यादा इकोनॉमी से प्रश्न आने लगे हैं सभी एग्ज़ाम में, तो लापरवाही करना बहुत ही घातक हो सकता है आप लोगों के लिए। इकोनॉमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है सभी एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इसको नज़रअंदाज करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।